हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में मेनली हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और लाइजोसोम यानी कि अंतर्प्रद्रव्यीय जालिका और गोल्जी काय और लेयन काय तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। कहाँ रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसको एक झिल्लीदार स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो वाइडली स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म। चारों तरफ साइटोप्लाज्म में हर जगह जो है फैली हुई होती है। ये फैली हुई क्यों होती है? क्योंकि इसे सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है। तो जो मेन फंक्शन है वो है कि कुछ इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है और इसकी वजह से जब ये पूरी साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा जगह मिलेगी। ज़्यादा जगह मिलेगी तो वहाँ पर ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी। आई थिंक आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मतलब इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर सम केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन करवानी है, उसके लिए हमें सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जो हमें प्रोवाइड कौन कराता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम थोड़ा इस वर्ड को तोड़ लेते हैं। एंडो मीन्स होता है बेटा अंदर, ठीक है। प्लाज्मिक वर्ड यूज हुआ है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर, अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर रेटिकुलम। रेटिकुलम वर्ड यूज होता है बेटा जाल के लिए। जाल मतलब एक नेटवर्क के लिए, ठीक है। एक नेटवर्क टाइप फॉर्म कर लेता है, ठीक है। जैसे मकड़ी का जाला होता है वो नेटवर्क ही होता है, तो उसी तरीके का एक नेटवर्क जो सेल के अंदर फॉर्म कर लेता है। अब ये दो तरीके का होता है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गाइस, हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और हम पढ़ लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसको SER से डिनोट किया जाता है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये कैसे? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब आपको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, डस्टर देख रहे हो आप, ये डस्टर आप देखिए इसको गौर से। अगर मैं ये वाला सरफेस लूँ, इसका कौन सा? ये वाला सरफेस, तो आप ध्यान से देखो, ये बिल्कुल चिकना है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सपाट है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला सरफेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डस्टर का ये वाला साफ जो वाइपिंग सरफेस है इसका, जिससे हम साफ कर दें, ये खुरदुरा है, ठीक है। ये कैसा है? खुरदुरा है। जब ये सरफेस ही खुरदुरा है तो यहाँ पर क्यों ये खुरदुरा क्यों है? ये खुरदुरा इसलिए है क्योंकि इधर कुछ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। इधर कुछ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। हम इनके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हेल्प करता है फैट और लिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए। फैट्स एंड लिपिड की फॉर्मेशन के लिए हमें फैट और लिपिड चाहिए सेल के लिए, ठीक है। सेल की कुछ प्रोसेसेस होती हैं, उनमें लिपिड्स एंड फैट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो लिपिड्स, वसा और ये लिपिड्स का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है फैट और लिपिड को। और वहीं बात करें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो आपको पता होगा गाइज, इसकी जो सरफेस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है, उस पर छोटे छोटे राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे राइबोसोम्स वो है प्रेजेंट होते हैं। तो जो छोटे छोटे से राइबोसोम्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्या? किसकी हेल्प में? किसकी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं बेटा? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या हो गया? प्रोटीन की सिंथेसिस करना, जो हमारी सेल को चाहिए। हमारी सेल को कुछ प्रोटीन्स चाहिए अपना काम करने के लिए, ठीक है। मतलब मैंने आपको पहले बताया था ना, सेल एक कंपनी की तरह है, उसको टाइम टाइम पर अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मान लीजिए उसको प्रोटीन चाहिए, तो वो कहाँ से बनकर आ रहा है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आ रहा है। बाय द वे, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसने डिस्कवर किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है पोर्टर, ठीक है। अब यहाँ पर वो शो हो रहा होगा पोर्टर, PORTER। पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मैच्योर RBC में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। मैच्योर RBC में देखने को नहीं मिलता, एब्सेंट होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो मैं आपको और बता देता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करती है? जो यहाँ से बेटा देखो, अब चीज़ों को जोड़ना सीखो। यहाँ पर फैट और लिपिड बने, ठीक है, फैट और लिपिड बने। यहाँ पर एक प्रोटीन भी बना, तीन चीज़ बन गई। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे, जब मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, कि सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है प्रोटीन्स एंड लिपिड से, और उसमें कुछ फैट भी होता है। तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रव्यीय जालिका, ये क्या करेगी? ये फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा पूरा ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कैसे करेगा आप देख सकते हो, यहाँ से कुछ फैट आएगा, यहाँ से कुछ लिपिड भी आएगा, यहाँ से कुछ प्रोटीन आएगा, तीनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करवाने वाला ऑर्गेनेली कौन सा है, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है। देन आप आंसर कहोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया, कुछ ज़्यादा ऊपर का नहीं बताया, पर मैं एक चीज़ थोड़ा और बता देता हूँ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये क्या करता है, कुछ टॉक्सिन्स बन जाते हैं बॉडी में, कुछ जहरीले पदार्थ बन जाते हैं हमारे बॉडी में, मेनली वो लीवर में बनते हैं। ठीक है, मेनली कहाँ बनते हैं, लीवर में, तो उनको ये ख़त्म कर देता है। तो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, ऐसे विष जहरीले पदार्थों को खत्म करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और मास्क लगाइए। ज़्यादा आपको ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर जाइए, अन्यथा आप घर से बाहर ना जाएं। पढ़ाई पर फोकस रखिए और कंटिन्यू करिए अपनी पढ़ाई को। ठीक है, धन्यवाद।